हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा, आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और नई यूनिट है अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये बेटा यूनिट्स हैं जो पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये एक दूसरे से बेटा रिलेट है। और इसके जो हम आज स्टडी करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। चैप्टर का हम स्टडी करेंगे आज और उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो बात करते हैं बेटा, एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहली यूनिट हमने पढ़ी थी और वो यूनिट हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करते हैं तो बेटा ये हमें स्टडी कराती थी चार्ज एट रेस्ट। पहली यूनिट की बात करते हैं तो ये बेटा हमें स्टडी कराती थी किस फॉर्म में, चार्ज एट रेस्ट की फॉर्म में। तो इसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पढ़ी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने मोशन ऑफ चार्ज पढ़ा। और जब चार्ज का क्या होता है बेटा, मोशन होता है, तो वहां पे दो फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। यहां से शुरुआत होती है यूनिट की। तो बात करते हैं, अगर आपके पास चार्ज सिर्फ किस पोजीशन में है बेटा, रेस्ट में, तो सिर्फ एक ही फील्ड शो करेगा और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरे में बात करते हैं बेटा, अगर चार्ज किस में है, मोशन में, तो दो तरह के फील्ड शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बार बात करें सबसे पहले कि अपने पास जो सिचुएशन है कि हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। आज हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण होता है, करंट के कारण। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम एक छोटी सी टर्म को पहले डिफाइन करते हैं और वो टर्म आती है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड रियल में क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है B से। और ये क्या होता है, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which force of attraction or repulsion can be experienced by another। ये कहता कि स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस बाय ए अनदर मैग्नेट। रियल में हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम जो मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। ये होती है अपने पास एक बार मैग्नेट, जिसका एक पोल नॉर्थ होता है और एक पोल साउथ होता है। इसका खुद का एक पर्टिकुलर एरिया होता है बेटा। ये मान लो ये इसका एरिया है। इस एरिया के अंदर आप किसी भी दूसरी मैग्नेट को, जैसे ये बाहर मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर आप इस एरिया के अंदर किसी भी मैग्नेट को लेके आते हैं, तो माना कि इसका नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा है, तो साउथ और नॉर्थ अपोजिट पोल हो गए और अपोजिट पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ रिपल्सन, यहाँ पे शो होगा वो अट्रैक्शन। अगर आप नॉर्थ पोल इसके नजदीक लाएं तो इस नॉर्थ पोल लाएंगे तो अट्रैक्शन, अगर आप साउथ पोल इसके नजदीक लाएं तो क्या होगा, रिपल्सन। तो इस एरिया के अंदर, इस चारों तरफ का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर चाहे आप नॉर्थ लाएं चाहे आप साउथ लाएं, इस मैग्नेट का, दूसरी मैग्नेट का, जैसे इसके अंदर एंटर करेगी ये मैग्नेट, तो या तो रिपल्सन शो होगा या क्या होगा, अट्रैक्शन। और ये स्पेस इस मैग्नेट के चारों तरफ का, ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहोगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे बेसिक्स बात आती है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट है वो इसकी होती है टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है
तो मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, टेस्ला। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक्स के ऊपर जो हम स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ये तो सिर्फ हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। और ये क्या होता है, तो एक मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जिसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन शो हो तो वो क्या कहलाता है, अपने पास है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक्स पे। मेन टॉपिक में कहता है सबसे पहला कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट है, कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंटली इसको हम पढ़ेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में। तो देखें, एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास एक्सपेरिमेंट आता है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसकी अगर बात करते हैं बेटा, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो इसने सबसे पहले बताया था कि जहां इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है वहां 100% बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहां इलेक्ट्रिक करंट है वहां 100% क्या एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने ये कैसे बताया, तो इसने सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो कुछ इस प्रकार से था। इसने एक वायर ली, एक सर्किट बनाया, उसके अंदर माना कि एक रेजिस्टेंस जोड़ा, एक हमने बैटरी जोड़ दी, एक हमने की जोड़ी और एक क्लोज पाथ एक सर्किट बनाया। यहाँ एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, यहाँ इस सर्किट के लिए एक रेजिस्टेंस क्या जोड़ दिया, आर, और एक क्लोज सर्किट इसने बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, एक बैटरी सेल, एक की और एक रेजिस्टेंस ऐसे हमने जोड़ा। इस की को ऑन करें तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इसने एक बात बताई कि अगर इस सारे सर्किट में जो ये वायरिंग है इसमें करंट फ्लो होगा, तो अगर यहां हम एक मैग्नेटिक कंपास को रख दें। मैग्नेटिक कंपास बेटा जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक मैग्नेटिक कंपास जिससे मैग्नेटिक फील्ड को चेक किया जाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसने कहा इस एक्सिस के अलोंग, जो आपके पास इस वायर के अलोंग पैरेलल एक मैग्नेटिक कंपास रख दो। ये इसका नॉर्थ पोल ले लिया, ये इसका साउथ पोल ले लिया। ये है, हमने क्या किया कि एक क्लोज लूप ली है जिसके अंदर एक सेल जुड़ा हुआ है, एक की जुड़ी हुई है, एक रेजिस्टेंस, एक सर्किट कंप्लीट है, क्लोज सर्किट, और इसके इस साइड के पैरेलल एक मैग्नेटिक कंपास रख दी जिसका एक पोल है वो साउथ पोल है और एक पोल कैसा है, नॉर्थ पोल है। तो इसने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो करंट के कारण अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या नहीं होता है, तो इसका मतलब इस क्लोज पाथ में अगर करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेटिक कंपास है अपने पाथ से अगर ये हिल जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो 100% यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि हिलेगी कब, क्योंकि हमें पता अगर नॉर्थ पोल मिल गए तो रिपल्सन होगा, साउथ और नॉर्थ अगर मिल गए तो आपके पास क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और साउथ होगा तो भी क्या होगा, रिपल्सन। तो अपने पाथ से कब हिल सकता है, जब या तो अट्रैक्शन होगा या क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो अगर एक बात करके देखिए एक्सपेरिमेंटली कि जैसे ही की को क्लोज किया गया, और ये हमें पता है, ये कंडीशन हम ले लेते हैं डायरेक्शन के लिए कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन हमने लिख ली। तो सबसे पहले जैसे इस की को ऑन किया, इस सेल से करंट फ्लो शुरू हो गया और इस तरीके से करंट की डायरेक्शन शुरू हो गई। अब यहां से करंट शुरू हुआ, ये गया साउथ से नॉर्थ। कैसे गया, साउथ से नॉर्थ। जैसे ये करंट साउथ से नॉर्थ गया तो ये कंपास निडल, एक्सपेरिमेंट है बेटा ये, और ये कंपास निडल इसको मिली कि ये कंपास निडल जो पहले ऐसे थी वो अपनी फॉर्म से हिल गई, और ये जो आपके पास है कंपास निडल वो इस फॉर्म में मिली। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके बनाता हूं तो इसकी जो फॉर्म पहले ये थी वो ये फॉर्म अब ये मिली। ये फॉर्म। तो बात करते हैं, जो पहले इसके पास फॉर्म ये थी, ये फॉर्म थी, अब वो फॉर्म इसकी ये। तो इसका रीजन क्या हुआ,
कि ये जो टर्म है, ये जो कंपास निडल है, पहले इस फॉर्म में थे, अब इसके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर लगा है, जो नॉर्थ पोल आया होगा या साउथ पोल आया होगा जहां पे, तो ये अपने पास से क्या होगी, हिलेगी, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपल्सन। तो जो पहले ये फॉर्म थी, तो अब इसकी क्या फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म। तो अपने पास से पहले ये ऐसे थी, अब अपने पास से क्या होगी, डिफ्लेक्ट। और डिफ्लेक्ट कब हो सकती है, जब यहाँ पे 100% क्या एग्जिस्ट हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक रूल बन गया कि अगर आपने करंट साउथ से कैसे दिया, नॉर्थ, साउथ से कैसे दिया, नॉर्थ, तो इसका नॉर्थ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। बोलो किधर डिफ्लेक्ट हो गया, वेस्ट की तरफ। तो इस रूल को बोला जाता है सनो रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपने बेटा कि करंट दिया कैसे, साउथ से नॉर्थ, तो नीडल का जो नॉर्थ पोल है, जो कंपास नीडल है, उसका जो नॉर्थ पोल है डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, किधर डिफ्लेक्ट हो गया, वेस्ट की तरफ। फिर देखा गया कि अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लें, चेंज कर लें, तो इस सेल को हमने यहाँ से चेंज कर दिया, इस सेल को चेंज किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे क्या लगा लिया, नेगेटिव। अब अपने पास करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। और जब करंट की डायरेक्शन अपने पास यहाँ चेंज होगी, तो अब करंट ऐसे फ्लो करने लग जाएगा। तो करंट अब ऐसे फ्लो करेगा, तो अपने पास हम कह सकते हैं कि अगर जो अपने करंट की डायरेक्शन है वो अब नॉर्थ से साउथ होगी, क्या होगी, नॉर्थ से साउथ। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपने करंट की डायरेक्शन कैसे कर दी, नॉर्थ से साउथ, तो यही रिजल्ट है। अगर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की और इस आर्म के पैरेलल एक कंपास नीडल रखा, तो जैसे ही इस की को ऑन करते हैं, इसमें करंट फ्लो करने लगा, और करंट फ्लो करते ही ये मैग्नेटिक कंपास नीडल है, ये अपने पास से हिल गई, और अब इसकी जो पोजीशन बनेगी वो पोजीशन ये बनेगी। अब इसकी पोजीशन, तो माना कि इसकी जो पोजीशन, ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ, और ये डिफ्लेक्ट करके कौन सा आ गया, साउथ। तो इसका नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट कर गया, ईस्ट की तरफ, तो इसको बोला जाएगा आपके पास, और साउथ पोल आपके पास है वो किधर डिफ्लेक्ट कर गया, वेस्ट की तरफ। तो आपके पास कंडीशन होगी NSOE रूल। ये रूल आपके पास निकल के आएगा कि अगर आपका करंट नॉर्थ से क्या है, साउथ, तो आपका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स किधर होगा, ईस्ट की तरफ। अगर आपका करंट साउथ से क्या है, नॉर्थ, तो आपका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स किधर होगा, वेस्ट की तरफ। तो ये रूल सबसे पहले बताए थे किसने, ओस्टर्ड ने। किसने बताया था, ओस्टर्ड ने। और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके बताया था कि जहां जहां बेटा इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है, वहां 100% क्या एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि यहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक कंपास रखी और इस क्लोज लूप से करंट को फ्लो करवाया, तो एक बार इस क्लोज लूप का डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट हुआ जब हमने साउथ से नॉर्थ करंट दिया, और एक बार नॉर्थ से साउथ रिवर्स की डायरेक्शन, तो डिफ्लेक्शन इसका टुवर्ड्स ईस्ट हो गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है सिर्फ एक ही रीजन से हो सकता है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इसने अपने नाम के ऊपर रखी, ओस्टर्ड। क्या लिख सकते हैं इसको, ओस्टर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो सीजीएस यूनिट है उसको वो दूसरी क्या 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 लिख सकते हैं हम, ओस्टर्ड। और एक सीजीएस यूनिट और होती है जिसको हम लिखते हैं बेटा गोस। तो मैग्नेटिक फील्ड की दो सीजीएस यूनिट होती है, एक तो हम क्या लिखते हैं, ओस्टर्ड, और दूसरी क्या होती है, गोस। और वन जो गोस होता है, वन गोस 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। वन गोस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो ये था आपके पास बेटा बेसिक्स, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैदा होता है कहाँ, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट होता है, वह 100% क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर। जो तो नेक्स्ट टॉपिक में अपना आता है कि चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे जो आपके पास बेसिक्स टॉपिक हैं, ये हम 10th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं।
कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या आपके पास फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये भी एक्सपेरिमेंटली एक रिजल्ट है, उसको पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी हमने मान ली v और ये आपके पास एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाता है एंगल थीटा और ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है v वेलोसिटी से और इन दोनों के अंदर जो एंगल है वो हमने कितना मान लिया, एंगल है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। अगर इसके अलोंग की बात करें तो ये बन जाएगा आपके पास v cos थीटा और ये कंपोनेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट अपने पास बन जाएगा v sin थीटा। ये पैरेलल कंपोनेंट क्या लिख सकते हो आप, v cos थीटा और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिख सकते हो, v sin थीटा। और इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा जो हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, F से। तो याद रखना ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। क्या हुआ, उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस और उस फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल के द्वारा दी गई थी। बाकी और भी बहुत सारे रूल्स हैं अपने पास, लेकिन हम बात करते हैं जैसे इस चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया अपने पास और वो कहता है कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या। पहला काम तो होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मैग्नीट्यूड पे, दूसरे में बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin ऑफ थीटा। जो वेलोसिटी कंपोनेंट है आपके पास वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। जो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर। ये एक्सपेरिमेंटल अपने पास फैक्ट है दोनों जो हमने यहाँ से निकाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा और एक अपने पास रिजल्ट है एक्सपेरिमेंटली F बराबर क्या v b sin थीटा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या। दोनों को जब हम लिखते हैं तो इनको लिख सकते हैं क्या v b sin ऑफ थीटा और इसको यहाँ पे कांस्टेंट लिख लेते हैं k क्या v b sin थीटा। ठीक है भाई, ये वैल्यू अपने पास यहां से आई और इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 है तो f का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, क्या v b sin ऑफ थीटा। तो देखो ये टर्म निकल के आई है कि अगर किसी भी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, F बराबर क्या v b sin थीटा। अगर ये थीटा अपना क्या हो 90 डिग्री तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और क्या लिखें क्या v इंटू बी और ये वैल्यू क्या होगी अपने पास मैक्सिमम। क्या वैल्यू होगी अपने पास मैक्सिमम। अगर अपना थीटा क्या हो भाई 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर थीटा कितना हो 180, साइन 180 0 तभी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी 0। कहने का मतलब ये है कि अगर यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही आपके चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन है वेलोसिटी की तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। दूसरा ये कहता है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे मूव करता है आपका v वेलोसिटी से तो भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। और तीसरा मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल ऐसे है, कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं इनके बीच में 90, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। तो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट देखा गया कि किसी भी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज मैग्नीट्यूड। दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। प्रोपोर्शनल को हटा के हम के भी लगा सकते हैं और के की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे लिखा तो F बराबर क्या लिखा क्या v b sin थीटा और ये फॉर्मूला अपने पास यहाँ से निकल के आया है। और इससे 3 कंसेप्ट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 90 डिग्री है वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम फोर्स थीटा अगर 0 है तो फोर्स 0 और थीटा 180 है तो फोर्स की वैल्यू 0। और इसी वैल्यू को अगर हम थोड़ी देर दूसरी फॉर्म बनाएं तो F बराबर क्या हो और ये बन सकता है, देखो साइन कंपोनेंट अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो ये बन जाएगा v वेक्टर और क्रॉस क्या लिख सकते हैं b वेक्टर। तो फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको दूसरी वेक्टर फॉर्म में ये भी बना सकते हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो
वी वेक्टर क्रॉस क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर, क्योंकि साइन थीटा हमने हटाया है और साइन थीटा जब हम यहाँ हटाते हैं तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हुए हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो ये आपके पास हमने लिखा है बराबर क्या हो, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्म यहाँ से बना सकते हैं। देखो अब अगर बात करें इसी के अंदर, तो एक छोटी सी टर्म देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास भी, इसकी वैल्यू निकालू मैं यहाँ से, इस वैल्यू से निकाल सकते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगी, एफ अपॉन में क्यू इंटू वी। बोलो क्या आया, एफ अपॉन क्यू इंटू वी। हमने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर 1 टेस्ला की बात करता हूं सबसे पहले, 1 टेस्ला, तो क्या निकल के आया, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स इनटू सेकेंड। बोलो ये यूनिट किसके बराबर निकल के आई, टेस्ला की जो वैल्यू है तो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक टेस्ला को हम इसके इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू हमने यहां से निकाली है। देखो बेटा ये वैल्यू जैसे ही हमने यहां से निकाली है, तो हम बात कर सकते हैं, एक छोटी सी टर्म और बताता हूं आपको। एक जो टेस्ला होता है, एक टेस्ला वो वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। ये टर्म आगे की आएगा आपके पास कि रिलेशन बिटवीन वेबर एंड टेस्ला, और वेबर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, ऐसे आगे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 1 टेस्ला है, देखो 1 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है, 1 टेस्ला न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स इनटू सेकंड इसके बराबर है। इसके बाद मैंने आपको लिखवाया है इसकी 2 यूनिट, और 2 यूनिट क्या होती है, एक तो ओस्टर्ड होती है और एक आपके पास सीजीएस यूनिट क्या होती है, गोस। मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट हमने दोनों पढ़ ली है, ओस्टर्ड और गोस। और एक टॉपिक, एक हमने रिलेशन पढ़ा है, 1 गोस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। 1 गोस की बात करें तो किसके बराबर होता है, 1 गोस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। इस यूनिट में कंफ्यूज मत होना, वेबर जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, किसी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, ऐसे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती है पर यूनिट एरिया, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स की भी बात करें तो सेम होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लिखते थे ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो सेम कंसेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने यूनिट के लिए, रिलेशन के लिए बताया है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो किसी भी चार्ज को बेटा अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और उस फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने पास होता है क्यू वी बी साइन थीटा। देखो इनकी अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, इनके लिए एक रूल बनाए गए हैं, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ऐसे रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर बात करते हैं, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें, स्ट्रेट कंडक्टर की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो अगर अपने पास कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है और उसके लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो वो हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। किसके लिए भाई, स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं तो हम रूल लगा सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है, जैसे ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर अपने पास और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, क्या करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगाएंगे, तो कौन सा रूल बताया है, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा होता है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल अपना ये है, यहाँ पे एक तो लेंगे हम थंब और दूसरा लेंगे इन चारों उंगलियों का जोड़, कर्वेचर ऑफ फिंगर हम इसको बोलते हैं। तो हम बात करेंगे कि अपने पास जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो अपने फिंगर्स हैं, चारों फिंगर्स का जो सम है, कर्वेचर ऑफ फिंगर्स
कर्वेचर ऑफ फिंगर, ये अपने पास जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसकी रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो दो चीज हमें देखनी है कि जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और चारों उंगलियों का जो जोड़ है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ऊपर रखेंगे थंब किधर है, ऊपर की तरफ, और कर्वेचर ऑफ फिंगर ऐसे। तो स्ट्रेट कंडक्टर याद रखना हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा चारों तरफ, वो बनाएगा सर्कुलर। कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये डायग्राम हम निकाल सकते हैं। जब करंट की डायरेक्शन क्या हो, ऊपर की तरफ, तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे परपेंडिकुलर इनवर्ड। किस नाम से लिखा जाएगा भाई, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या नाम देंगे अब हमें, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अगर हम बात करते कि यही स्ट्रेट कंडक्टर अगर नीचे की तरफ करंट लेता ऐसे आई, अब देखो करंट किधर है, नीचे की तरफ। तो आपके पास अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिजल्ट अपने पास कंडीशन निकाल सकते हैं। तो यही रिजल्ट अपने पास डायरेक्शन ऑफ करंट, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, नीचे की तरफ। तो आपके पास कर्वेचर ऑफ फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किसकी रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जब डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा अपने पास, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर लिखेंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो एक छोटी सी मिस्टेक थी, हम गलती से यहाँ पे थंब रिप्रेजेंट लिख गए थे फोर्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम थंब रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट, किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, करंट। और जो आपके पास कर्वेचर ऑफ फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, और इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये अपने पास वैल्यू होती है। और एक अपने पास ये रूल पढ़ते हैं बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल का यूज करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। इसमें क्या होता है बेटा कि तीनों अपने पास थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, तीन लेके चलते हैं। थंब, इसका नाम होता है फर्स्ट फिंगर, इसका नाम होता है मिडल फिंगर। पहली कंडीशन होती है तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड हम लेते हैं, और थंब जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स। आपके पास जो फर्स्ट फिंगर होती है, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी आपके पास जो मिडल फिंगर होती है, मिडल फिंगर वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आज हमने पढ़े हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तीनों स्टेप। और कंडीशन होती है ये जो तीनों होते हैं आपके पास, ये आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे हमने पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल में, राइट हैंड थंब रूल में क्या पढ़ा था कि थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपके पास कर्वेचर ऑफ फिंगर है, कर्वेचर ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक जगह हम थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हैं लास्ट के में, हम यहाँ पे एक जगह फोर्स लिख गए तो बाय मिस्टेक, तो इसको ठीक कर लेना बेटा। यहाँ पे जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्वेचर ऑफ फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आज हमने रूल पढ़े हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द
चार्ज, और दूसरा आज हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, उसकी बेसिक यूनिट्स और ये रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के रूल। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे बायो-सवार्ट्स लॉ, जो मेन टॉपिक शुरू होता है इस यूनिट का। थैंक्स।